अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विंड एनर्जी के ऊपर और उसके लिए हम एक ये विंड एनर्जी वर्चुअल लैब यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको साथ साथ स्टेप्स में पता चल रहा होगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विंड एनर्जी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक बात कर लूँ कि विंड एनर्जी है क्या। विंड एनर्जी एक ऐसा मेथड है कि हम इसके अंदर इस तरह की विंड टर्बाइंस इस्तेमाल करते हैं और आने वाली हवा को हम लोग इस्तेमाल करके उससे ये ब्लेड्स को रोटेट कराते हैं, यानी इनको हरकत में लाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग उन हवा के ज़रिए इसको मूव कराते हैं। और आगे यहाँ पे जनरेटर का सेम प्रिंसिपल आपने अगर पढ़ा हुआ है, जिसमें पावर प्लांट के अंदर ये वही वाला काम हो रहा होता है और उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को रोशन करने के लिए या अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए या अपनी कमर्शियल लाइफ के लिए। तो एक चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पावर प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास जनरेटर यूज़ होते हैं, और अनलाइक जो यहाँ पे जनरेटर यूज़ होते हैं विंड एनर्जी के अंदर, वो थोड़े डिफरेंट हैं। हमारे पास पावर प्लांट के अंदर जो जनरेटर यूज़ हो रहे होते हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर यूज़ होते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि हमारा पावर प्लांट के अंदर वो जो सिस्टम है, जो जनरेटर है, वो एक फिक्स स्पीड के ऊपर ही नॉर्मली काम कर होता है। उसमें कुछ परसेंटेज चेंज आ सकता है, जिसमें हम फ्रिक्वेंसी के अंदर +1% चेंज करते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास 2 पोल मशीन है और 50 हर्ट्ज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसने 3000 आरपीएम्स पे मूव करना है। तो उसकी लाज़मी नहीं है पूरे 3000 आरपीएम से या 3000 आरपीएम से, वो कुछ ऊपर या कुछ नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिट से ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे। तो वो हमेशा सिस्टम एक सिंक्रोनाइज होकर ही चल रहा होता है, यानी उसके अंदर जो फील्ड की रोटेशन है और उसके अंदर जो स्पीड है हमारी रोटर की, वो दोनों सेम रहती हैं। अगर आपको इन चीज़ों के मतलब नहीं पता तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली पता चल जाएंगी। हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को कवर अप करेंगे। लेकिन जो विंड इंडक्शन और जो विंड एनर्जी है, वहाँ पे इंडक्शन जनरेटर हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। हम लोग इंडक्शन जनरेटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंडक्शन जनरेटर के अंदर स्पीड का कांस्टेंट या फिक्स होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास विंड जो है वो हर वक्त चेंज हो रही है। वो जो हवा आ रही है वो हर वक्त चेंज हो रही है। अगर आप साहिली इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे भी हर वक्त एक सी हवा नहीं चल रही होती। सेम यही है कि अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं या किसी मैदानी इलाके में, अगर वहाँ पे हवा चल रही है, तो कुछ ऐसा वक्त भी आता है एक ही दिन के अंदर जब हवा नहीं चल रही होती या कभी हवा तेज़ होती है। जैसे समंदर के इलाके में कभी तूफान आ रहा है तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है या कम हो चुकी है, या कभी कम है। तो इस वजह से हम लोग इंडक्शन जनरेटर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर स्पीड की का लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसकी वजह से विंड के अंदर इसमें इसकी वजह से एक इशू ये भी आता है कि हमारी आउटपुट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है। मतलब हमारी आउटपुट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम वोल्टेजेस देखें, फ्रीक्वेंसी देखें या करंट देखें, तो वो बहुत ज़्यादा आगे का ज़्यादा या कम हो रही होती है हवा स्पीड के हिसाब से। हवा की स्पीड वो किस तरह कम होती है, वो सारी क्या इक्वेशंस है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि विंड एनर्जी के केस में हमारे पास इंडक्शन जनरेटर टाइप यूज़ हो रहे होते हैं। इंडक्शन जनरेटर हमारे पास यूज़ होते हैं जो कि एसी जनरेटर्स की ही टाइप है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो मकसद है इस वीडियो का, उसमें ये है कि हमने ये देखना है कि विंड एनर्जी किन किन पैरामीटर्स या किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। मेनली अगर मैं कहूँ कि विंड एनर्जी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले विंड एनर्जी जिस पे डिपेंड करती है, वही इस पे डिपेंड करती है कि आप किस लोकेशन के ऊपर अपना प्लांट लगा रहे हो, यानी विंड टर्बाइंस लगा रहे हो। तो इसलिए एक लोकेशन का जो है पैरामीटर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा इस गेम के अंदर पूछा जा रहा है कि आप ऑफशोर के ऊपर, मतलब या साहिल यानी समंदर के अंदर लगाओगे, तो उसके हिसाब से उसे ये यहाँ पे इंग्लिश में उसको बताया हुआ है कि वहाँ पे अगर आप लगाओगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा चैलेंजेस हैं। वहाँ पे वेदर कंडीशन यानी मौसम बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है आपको वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए। इंस्टॉलेशन यानी उसकी मुश्किल है, उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट ही ज़रूरी होती है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल बहुत ज़्यादा है इसको समंदर में लगाने के, जिसकी वजह से इसकी जो कीमत है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा है। और इसके मुकाबले में अगर आप मैदानी इलाकों में लगाते हैं तो उसके अपने एडवांटेजेस हैं, और अगर हिल्स यानी पहाड़ी इलाके में लगाते हैं तो उसके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। तो एक सबसे बड़ा जो फ़र्क जो विंड एनर्जी के अंदर आता है वो ये होता है कि ये फाइंड आउट करना कि इसकी लोकेशन क्या है, और लोकेशन की वजह से आप ये देखेंगे आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी आसानी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि विंड की जो आउटपुट एनर्जी है, या इससे जितनी एनर्जी हम आउटपुट ले रहे होते हैं, वो हवा की वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आपकी एनर्जी, मैं सिंपल ये कहूँ कि एनर्जी हवा के ही क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपकी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से सपोज हवा आ रही थी, तो उसका क्यूब 8 बनता है। तो यानी आप 8 यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। बट अगर आप ये कहें कि आप
हवा सपोज 4 हो गई है, यानी 4 मीटर पर सेकंड होगी, तो 4 का क्यूब लेंगे तो वो रफली 64 होता है। यानी पहले 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, और अगर अब 4 होगी आपकी हवा की रफ्तार, 4 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, तो अब आप 64 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा खासा जंप है इसके दरमियान। तो इस वजह से हमने ये लोकेशन का इम्पैक्ट इसलिए मैटर करता है कि हवा कौन से एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा चलती है, स्ट्रॉन्ग चलती है और ज़्यादा देर चलती है। हमारा ताल्लुक ज़्यादा ज़्यादा देर चलने से है, स्ट्रॉन्ग चलने से भी नहीं है, क्योंकि हर पावर प्लांट विंड का एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर ही ऑपरेट कर सकता है। मतलब एक स्पेसिफिक मैंने विंड टरबाइन जो बनाई है वो फॉर एग्जांपल 15 मीटर पर सेकंड से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम सपोज 8 मीटर पर सेकंड की हवा के हिसाब से वो चलेगा। अगर आपकी हवा ज़्यादा हो जाती है, हवा की रफ्तार या हवा की रफ्तार कम हो जाती है, तो आपको अपने विंड टरबाइन को बंद करना पड़ जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अपने अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑफशोर के अंदर यानी साहिली इलाके के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हवा ज़्यादा देर चल रही होती है, या आप जब भी जाएँ तो आपको हवा महसूस हो रही होती है वहाँ पे। तेज़ की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हवा होती है ज़्यादा टाइम। इसी तरह अगर मैं हिल्स की बात करूँ यानी मैदानी इलाकों की बात करूँ, तो आपने वहाँ पे भी नोट किया होगा कि वहाँ पे भी आपको हवा काफ़ी देर मिल रही होती है, यानी आपको हवा फील होती है, लेकिन वो हर टाइम नहीं होती, और प्लेन्स के अंदर सबसे कम हवा मिलती है। तो इसकी वजह से लोकेशन का इम्पैक्ट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोकेशन का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ हम ये देखते हैं कि विंड स्पीड कितनी है और विंड कंसिस्टेंट, यानी क्या वो आपको कॉन्टीन्यूसली मिल रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं ऑफशोर के अंदर, लोकेशन के अंदर। तो अब लोकेशन पैरामीटर हो चुका है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो ये है इंजीनियरिंग डिज़ाइन, कि आपने अपने टरबाइन को डिज़ाइन कैसे किया। आपके टरबाइन के डिज़ाइन करने के ऊपर भी आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको जो भी मैं चेंजेस यहाँ पे करूँगा, जो मेरे पास ऑप्शन है वो आपको इधर इन दो में और यहाँ पे चेंज होता नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं टरबाइन की हाइट जितनी ज़्यादा रखूँगा, मेरी आउटपुट उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि निचले इलाकों में हवा जब चलती है तो उसको काफ़ी रेजिस्टेंस यानी होती है, महसूस होती है या उसके सामने आती है, लेकिन ज़्यादा जितनी हाइट पे जाती होती है उसकी रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है। तो इसको रफनेस से भी कहा जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाइट 80 मीटर रखता हूँ, तो आप ये देखेंगे इसकी हाइट के साथ ये चेंज हो गया, लेकिन जितनी ज़्यादा हाइट रखूँगा तो कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन आउटपुट भी इतनी ज़्यादा चेंज होती है। तो अगर मैं टरबाइन की हाइट जो है वो 120 मीटर रख लेता हूँ। अब बारी है इन ब्लेड्स की। अब मैं इन ब्लेड्स की क्या हाइट रखता हूँ। फॉर एग्जांपल इनकी मैं जितनी ज़्यादा रखूँगा तो स्वेप्ट एरिया उतना ज़्यादा होगा। स्वेप्ट एरिया का मतलब वो उतना ज़्यादा एरिया इसमें कवर करेंगे घूमते हुए। तो अभी मैंने 45 रखा है, फॉर एग्जांपल मैं 40 रखता हूँ, तो आपकी शेप चेंज नज़र होती आ रही है, और ये यहाँ से भी नज़र आ रही होगी आपको। फॉर एग्जांपल मैं इसको 37 मीटर रख लेता हूँ, या ज़्यादा आउटपुट लानी है तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 45 मीटर रख लेता हूँ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर ब्लेड पिच है। ब्लेड पिच हवा के हिसाब से आपकी आउटपुट को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। मतलब आपकी हवा की स्पीड, मैंने आपको कहा था हवा हर वक्त चेंज हो रही है। अगर आपकी हवा की स्पीड तेज़ है तो ब्लेड पिच अपने आप को ऐसे कम कर देता है ताकि आपकी आउटपुट को मेंटेन करे, ताकि टरबाइन की एक लिमिट से ज़्यादा, यानी टरबाइन की एक फॉर एग्जांपल लिमिट है कि वो 2 मेगावाट से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता, तो उसको लिमिट करता है कि वो 2 मेगावाट तक आउटपुट दे, अगर वो ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हवा ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो वैसे तो ये वेरिएबल भी होता है, मतलब कि आप इसको वेरिएबल रखो, लेकिन आप इसको फिक्स अगर फॉर एग्जांपल हम करके देख लेते हैं, तो अगर मैं इसको 3 डिग्री वेरिएबल रख लेता हूँ, आपको यहाँ पे चेंज नज़र आएगा इसका। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 डिग्री वेरिएबल रखता हूँ, जितना कम रखूँगा उतनी ज़्यादा मैं आउटपुट ले सकता हूँ या उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एयरफॉयल शेप भी एक इसी तरह का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा कि एयरफॉयल की हम क्या बात करें, ये एयरफॉयल से मतलब बना ही होता है, और यानी आपकी उसके ऊपर एयर सिमेट्री क्या है, आपको एयर किस तरह रिसीव हो रही है, वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ खेल रहा होता है। और ब्लेड ट्विस्ट भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको सपोज हम यस करते हैं, अगर नो करते हैं तो आपको चेंज नज़र आता है, इस पर नहीं आ रहा। तो अब हम लोगों की तकरीबन सारी, अच्छा टिप शेप हमारी रहेगी। टिप शेप हमारी यहाँ, इसकी टिप कैसी है, जितनी वाइड है या थिन है। वाइड रखेंगे तो ज़्यादा हवा इसके ऊपर टकराएगी तो ज़्यादा आउटपुट आ सकती है, लेकिन कई मौक़ों पे हमें इसकी थिन भी रखनी पड़ती है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसका तो ये बता रहा है कि इसने तकरीबन 9,68,751 वाट्स प्रोड्यूस करेगा, और इसकी एफिशिएंसी 45 है रफली। और इसका जो पर यूनिट कॉस्ट आपको पड़ी है वो 23 सेंट्स के हिसाब से पड़ी है डॉलर्स में। और ये रफली बता रहा है कि आपने 646 होम्स को
आप इस एक टरबाइन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एयर की जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो चुकी है इसकी एयरफॉयल शेप की वजह से। ये एयरफॉयल शेप ही सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहा है, और टिप शेप बता रही है कि कितना इसका साइज़, ये साइज़ कितना है। तो फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर ये कुछ 3M मटेरियल्स, हम इनको टेस्ट नहीं करेंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम लोगों ने एक यानी मल्टीपल विंड टर्बाइन्स लगा दी हैं अपने ओशियन के अंदर या अपने साहिली इलाके के अंदर। तो अब यहाँ पे इसकी एक आउटपुट आ चुकी है। अब हम एक काम करते हैं कि हम यही वाली वेरिएबल्स, सेम इट इज़ वेरिएबल्स, अगर हम किसी और लोकेशन के ऊपर रखेंगे, मतलब यही वाला टरबाइन अगर मैं ये कहूँ कि उठा के मैं किसी और जगह इंस्टॉल कर दूँ ऑफशोर के अलावा, मतलब साहिली इलाके में, चाहे फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स में या मैदानी इलाकों में, या मैं उसको पहाड़ी इलाके में रख दूँ, तो आप देखेंगे आउटपुट बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगी। उसकी रीज़न से हमें पता ये चल जाएगा कि लोकेशन का क्या इम्पैक्ट होता है। तो अभी इस वक्त हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग यही वेरिएबल्स रखेंगे। पहले हमने ऑफशोर रखा था, फॉर एग्जांपल हम हिल्स रख लेते हैं। तो हमारे वही वेरिएबल्स हैं, ये 120 मीटर था, ये 45, ब्लेड पिच हमने 3 डिग्री रखी थी, ब्लेड ट्विस्ट हमने आई बिलीव 9 किया था, और इसको हमने शायद थिन किया था, वरना हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, और इसको हमने वाइट कर दिया था। तो इसको हम आगे ही कंपेयर कर लेते हैं सिस्टम के साथ। तो अब मैंने हिल्स के अंदर यानी अपने पहाड़ी इलाके के अंदर टरबाइन्स लगा दी हैं। तो अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमारा एक ये दो इसमें थिक और यस था, हमने इसको थिक और यस करना होगा। अच्छा, मैंने इसको गलती से प्लेन्स पे कर दिया था, तो ये प्लेन्स पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका एक अच्छा कंपैरिजन देख सकते हैं, सेम इट इज़, आप इसमें हिल्स का भी कंपैरिजन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इनपुट्स हैं वो सारी सेम है, ब्लेड लेंथ सेम है, ब्लेड पिच भी सेम है, ब्लेड ट्विस्ट भी सेम है, टिप शेप भी सेम है, एयरफॉयल शेप भी सेम है, टरबाइन हाइट भी सेम है, और मैंने 3M मटेरियल्स भी कोई यूज़ नहीं किए। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो ये चेंज आ रहा है कि मेरी लोकेशन ऑफशोर है और मेरी लोकेशन प्लेन्स है। मेरे पास सिर्फ ये एक डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन दो डिफरेंस यानी सिर्फ एक लोकेशन की चेंज होने की वजह से मेरी आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। मेरे पास पहले वॉट्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो 9,68,000 प्रोड्यूस हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 646 होम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता था। अब मेरे पास जो चेंज है वो मेरे वॉट्स गिर के सिर्फ लोकेशन की वजह से, यानी जिस जगह मैं लगा रहा हूँ उसकी वजह से, ये 7,45,193 पे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से मैं रफली 497 होम्स को अब सप्लाई कर रहा हूँ एनर्जी। ये ऑफशोर, ये जो एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये लोकेशन का इम्पैक्ट आपको बता रही है कि इस तरीके से लोकेशन का इफेक्ट आ रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। अब सेम इट इस तरीके से अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हिल्स को भी ले आते हैं कंपेयर करने के लिए, तो ये 45, ब्लेड पिच 3 डिग्री, इसको हमने यस किया हुआ था, एयरफॉयल शेप थिक थी, इसको हमने वाइट रखा था, और ये 120 था। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 लोकेशंस के ऊपर सेम विंड टरबाइन लगाई हुई है। मैं सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने सेम आइडेंटिकल विंड टरबाइन 3 डिफरेंट लोकेशंस पे लगा के लोकेशन का इम्पैक्ट देखा है विंड टरबाइंस के ऊपर क्या होता है। मतलब सेम विंड टरबाइन सेम पैरामीटर्स के साथ 3 डिफरेंट लोकेशन पे मैं लगाता हूँ, तो ऑफ शोर मुझे सबसे ज़्यादा वॉट्स प्रोड्यूस करके देता है, और हिल्स उसके बाद 8,56,000 प्रोड्यूस करता है, जिसमें मैं रफली 571 होम्स को पावर सप्लाई कर रहा हूँ। और जो प्लेन्स हैं यानी मैदानी इलाके हैं वो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि रफली 7,45,000 है। ये एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है। मतलब ऑफशोर में लोकेशन, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का साहिली इलाका, इंडिया का साहिली इलाका, या कनाडा का फॉर एग्जांपल साहिली इलाका,
या यूके का साहिली इलाका जहाँ पे विंड फार्म्स लगे भी हुए हैं, उनके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारी आउटपुट ज़ाहिर है वेरी करेगी मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। वहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एयर डेंसिटी चेंज होगी, एयर वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पे हमने जो एयर की स्पीड रखी है वो 8.5 मीटर पर सेकंड रखी हुई है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है चेंज हो रही होगी। और हमें मैंने जैसा आपको कहा था कि एयर वेलोसिटी हर वक्त चेंज हो रही होती है, तो चेंज हो रही है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसमें कांस्टेंट रखा हुआ था। तो ये लोकेशन, लेकिन आपको ये एक कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर कर रहा है कि अगर आप ऑफशोर और प्लेन्स और हिल्स में कंपेयर करोगे तो आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, और वो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको यहाँ से आसानी से पता चल रहा है कि एफिशिएंसी फैक्टर्स के साथ भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ऑफशोर की एफिशिएंसी है 45, और हिल्स की उसके बाद 40, और फिर प्लेन्स में 35। यानी आपकी एफिशिएंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से, जो और लोकेशन आपको ये बताती है कि हम लोग विंड करंट्स या एयर वेलोसिटी हमारी किस तरह चेंज हो रही है, और या एयर वेलोसिटी कितनी ज़्यादा देर हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एयर वेलोसिटी मैंने तीनों में कॉमन रखी हुई है, सेम रखी हुई है। तो यहाँ पे एयर वेलोसिटी की स्पीड से ज़्यादा उसकी रिसीविंग पे है, यानी कितनी देर वहाँ पे हवा चली है। तो हमें इससे पता चल रहा है सबसे ज़्यादा देर हवा ऑफशोर में चलती है, फिर हिल्स में, फिर प्लेन्स में। तो इस एग्जांपल यानी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि लोकेशन का क्या इम्पैक्ट है। अगली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इन वेरिएबल्स का, जिनको हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन पैरामीटर्स कहते हैं, यानी अगर मैं टरबाइन अपनी 120 मीटर्स की बजाय 100 मीटर्स रख लेता और वो ऑफशोर पे लगा लेता, लेकिन प्लेन्स में 120 मीटर्स रख लेता, या ऑफशोर पे ही एक में 100 मीटर्स रख लूँ और एक 120 मीटर्स रख लूँ, और ये बाकी वेरिएबल्स भी मैं चेंज करूँ, तो फिर मेरी आउटपुट में क्या इफेक्ट आएगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और थैंक यू।